हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज चैनल की उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने उर्दू तबसरे को पेश करने के लिए हाजिर हूं। तो द सियासत उर्दू डेली ने अपने एक संपादकीय में उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल की कारकर्दगी यानी उनकी हुसूलियाबियों के दावों पर रोशनी डाली है। अखबार ने इस पर काफी तफसील से चर्चा की है, लेकिन उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अखबार लिखता है कि जब अब यूपी में इंतखाब करीब है, यानी चुनाव इलेक्शन करीब है, तो सूबे के वजीर आला चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ अवाम के बीच दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कुछ बयानबाजियां भी शुरू कर दी हैं और ये दावा पेश करना शुरू कर दिया है कि रियासत उत्तर प्रदेश की ऐसी तरक्की हुई है कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी मिसाल बन गई है। अखबार लिखता है कि दावे खोखले और बेबुनियाद हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। वैसे तो बीजेपी के तमाम कायदीन लीडर सूरत हाल के बरक्स बयान देने के मामले में माहिर हैं और उस पर डटे रहते हैं, बल्कि इसकी शोहरत भी रखते हैं। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की बात है, तो वो इस मामले में 2 कदम और आगे। उन्होंने सूरत हाल को समझने और परखने के बजाय बेबुनियाद दावे करने शुरू कर दिए। अखबार लिखता है कि अवाम की जो हालत है और कोरोना वबा और इसके बाद और इससे पहले के जो सूरत हाल रही है वो दुनिया पर आया है। ऐसी सूरत हाल को बेहतर बनाए जाने के बजाय उसकी अनदेखी करके बेहतर सूरत हाल और तरक्की के दावों को करना कहाँ तक बेहतर लगता है। भाई, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा दावा किया है तो लोगों को उस पर यकीन हो रहा है कि वाकई में ऐसी तरक्की हुई है। खैर, अखबार आगे लिखता है कि सारी दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में के दौरान क्या हुआ, कैसी तबाही आई सामने। दुनिया में देखा गया कि गंगा नदी में तमाम लोगों की लाशें बही और जो बिहार तक बहती चली गई, और अपने रिश्तेदारों को नजर आतिश करने के लिए यानी उनके अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास लकड़ी और दूसरे सामान तक मुहैया नहीं थे ठीक से। इसकी किल्लत के दावे और दवाएं, और यहाँ तक कि मरीजों को भर्ती कराया जाता था, दवाएं और ऑक्सीजन तक की कमी बताई जाती थी। और ये दावे भी दवाखानों और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से किए जाते थे कि ऑक्सीजन नहीं है और दवाएं भी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ मरीज को भर्ती न किया जाए। तो उस दौरान लोगों ने किन दिक्कतों का और किन मुसीबतों का सामना किया, ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। अखबार लिखता है कि क्या ये सबसे छिपा है कि रियासत के लोगों के पास आज बेरोजगारी है और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी वो परेशान हाल हैं। ऐसे में ऐसी तरक्की के दावे सिवाय खोखले और बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या हो सकता है। इस तरह रोजनामा सहाफत ने ऑल इंडिया रेडियो के खबरों के नष्ट करने यानी प्रसारित करने के में अहम खबरों की अनदेखी करने पर तंज कसते हुए अपने एक और इदारिये में फिर इस बात की चर्चा की है कि इसने खबरों के तय करने में किस हद तक लापरवाही बरती है। रोजनामा लिखता है कि खबरों के इंतखाब में यानी चयन में रेडियो की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है, और अखबार ने इसमें लापरवाही देख करके रेडियो के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। आज फिर इसी मसले पर अखबार ने ऐसी नाराजगी जताई है जो आपके सामने है। अखबार लिखता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा यानी प्रसारण संस्थान रेडियो है। एक बार फिर वो ये समझने में नाकाम रहा कि खबर किसको कहते हैं। अखबार आगे लिखता है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी धार्मिक शख्सियत के पुरस्कार हालात में यानी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले को भी इस रेडियो ने वक्त पर खबर देने में कोताही बरती और इसकी अनदेखी की। इसके बजाय रेडियो ने अपनी बुलेटिन की खबर में एक ऐसी खबर दी जिस खबर का कोई मतलब नहीं था, यानी किसी मुल्क की कोई शख्सियत किसी दूसरी मुल्क की बड़ी शख्सियत से मिल रहा है तो ये खबर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और पहली खबर बनने वाली नहीं थी, जो कि एक धार्मिक शख्सियत यानी एक साधु के संत के मरने की खबर थी। और उसको लेकर के पूरा जिला इंतजामिया, पूरा यूपी का सूबा टूटा हुआ था उधर, और पूरे समाज में उसको लेकर हलचल थी। तब भी रेडियो ने इसकी खबर को दबाने की कोशिश की, और रेडियो की इस तरह के तर्ज अमल के लिए वो
कौन जिम्मेदार है? अखबार कहता है कि क्या वो ये इसमें सरकार जिम्मेदार है या मौजूदा जो निर्देश, जो हिकमतें अमली, जो हिदायतें अखबार और रेडियो को दी गई हैं, रेडियो के कारिंदों को, काम करने वालों को, कि जो हम कहें उसके मुताबिक हो। तो इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से इस खबर को दबाया गया वो इसी तरफ इशारा देता है। अखबार लिखता है अफसोस जाहिर करते हुए कि मुल्क की बड़ी शख्सियत की खबर को दूसरी खबर बनाई जा सकती थी और कत्ल जैसे वारदात को छिपाना और उसकी खबर को दबाना और चौथे नंबर पर पेश करना, ये रेडियो का मुजरिमाना कदम है। इस पर अवाम को एहतजाज करना। उधर रोजनामा मुंसिफ ने पंजाब की नई हुकूमत यानी नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्ना को लेकर के काफी तफसील से तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि उनके सरकार बनाने को लेकर उनके सामने तमाम चुनौतियां होंगी। पंजाब में अब 2 गुट हो गए हैं कांग्रेस के भीतर, बज़ाहिरा न हो लेकिन अंदरूनी तौर पर ये पूर्व यानी साबिक चीफ मिनिस्टर अमरेंद्र सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो सर्द जंग चली आ रही थी वो अभी भी जारी है। वो उसको लेकर के नए चीफ मिनिस्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जब वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे तो उसमें उन पर इस बात का दबाव होगा कि किसके आदमी लोग ज्यादा हों, किसके लोग कम हों, और ये दोनों ही नवजोत सिंह सिद्धू, अमरेंद्र सिंह भी चाहेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब कैबिनेट में शामिल हों। तो बहरहाल ये एक बड़ी चुनौती होगी उनको कि वो कैसे इसको बैलेंस करके चलेंगे और कैसे इसकी तश्कील करेंगे। खैर बहरहाल पार्टी आला कमान भी इसमें उनकी मदद करेंगे। लेकिन पंजाब में नई सरकार यानी नए वजीर आला को एक और बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप पार्टी ने वहां पर अपना काफी लोगों में दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। उनके लीडरान बराबर जाकर के वहां पर बिजली पानी मुफ्त देने के वादे और तमाम और मराहत रियायतें देने की बातें करने लगे हैं। उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने आवाम के लिए भी अगर उससे बेहतर कुछ नहीं करते हैं तो अगले इलेक्शन में जो जल्दी ही होगा साल भर के बाद, उसमें अपनी ताकत यानी अपने को साबित करना होगा कि वो हुकूमत को बरकरार रखेंगे किस तरह और किस तरह लोगों के बीच अपने मैसेज देंगे। तो कांग्रेस की दोबारा सरकार लाने के लिए उन्हें बहुत आसान नहीं होगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो उन्हें अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की मुश्किलात का सामना उनके सामने है और सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि चरणजीत चन्ना इससे कैसे निपटते हैं। और अब पेश हैं कुछ आलमी खबरें भी, खबरों पर तबसरा। कनाडा के अवाम ने मुल्क में हुए इंतखाब में अपने पसंदीदा रहनुमा और हुक्मरान को फिर से चुन लिया है। जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने एक बार फिर मौका दिया है कि वो हुकूमत करें। अवाम की भरपूर हिमायत से यानी सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी को फिर से मिला मैंडेट यानी जनादेश, और हाउस ऑफ कॉमन्स में हुक्मरान जमात यानी सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। अवाम में और बेहद खुशी का माहौल है। इस इलेक्शन में 18 लोग हिंद निषाद के यानी भारतीय मूल के चुने गए हैं। ये सबसे ज्यादा काबिल गौर बात है और सबके लिए दिलचस्प भरी खबर है कि 18 भारतीय मूल के लोग भी इस इलेक्शन में खड़े हुए थे जो सबके सब चुन लिए गए। खैर ये तो हुई कनाडा की खबर। और उधर तालिबान को लेकर एक चौंकाने वाला तबसरा उर्दू अखबार ने किया है, जिसमें उसने लिखा है तालिबानी हुकूमत के नायब वजीर इत्तलाआत यानी सूचना मंत्री ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की तालिबान में अमन की कोशिशों की बात को मदाखलत न माना जाए। ये हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वो तालिबान के हक में और बेहतर तौर पर सबके साथ पेश आ रहे हैं और ऐसा कोई भी उनका दखल नहीं है कि जो तालिबान हुकूमत बनाने को लेकर के हो। तो इस तरीके से जो बात सामने आ रही थी कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सरकार बनाने को लेकर इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं या उसमें कोशिश में लगे हैं, तो उसी के सिलसिले में ये वहाँ के लीडर ने, अफगानी लीडर ने ये सफाई पेश की है कि उनकी कोशिशों को मदाखलत न माना जाए, वो तालिबान में अमन चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाजत। आदाब, खुदा हाफिज।